अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कैनन ऑफ मेडिसिन जो है उसके पहले एफोरिज़म पे बात करेंगे। ये एफोरिज़म जो है ये बहुत ही अहमियत रखता है एक मुआलिज की ज़िंदगी में, और एक मुआलिज को हो ये अपना रास्ता मुतय्यन करने की तरफ लेके जाता है और एक मुआलिज को तरगीब देता है कि वो किस तरह उसने काम करना है, किस तरह उसने मरीज़ का इलाज करना है। इस एफोरिज़म का एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है तमाम स्टूडेंट से और डॉक्टर हजरात से कि वो इस वीडियो को गौर से देखें और एंड तक देखें, फिर उनको इस बात की समझ आएगी, इस एफोरिज़म की समझ आएगी कि इसमें डॉक्टर हनीमैन ने क्या कहना चाहा है, क्या उन्होंने एक मुआलिज को राय दी है और मशवरा दिया है। तो इस एफोरिज़म को आप गौर से सुनिएगा। मैं इसमें जो मेन लफ्ज़ हैं उनको अलग-अलग डिस्कस करूँगा। जैसा कि एफोरिज़म है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। एक फिजिशियन का आला तरीन मकसद जो है, उसका मिशन जो है वो क्या होना चाहिए? टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर। ठीक है कि एक मरीज़ को ठीक करने के लिए, उसकी सेहत को बहाल करने के लिए एक मुआलिज का मकसद जो है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लफ्ज़ फिजिशियन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर हनीमैन ने तमाम जो मुआलिजीन हैं उनके लिए ये बात कही है, और उन्होंने इसमें फ़र्क नहीं रखा कि वो सिर्फ ये होम्योपैथ से बात नहीं कर रहे, किसी एक एलोपैथ डॉक्टर से बात नहीं कर रहे। जितने भी मुआलिज हैं उन सब को उन्होंने इस एफोरिज़म में मुखातब किया है। अब उन्होंने ये कहा है कि एक मुआलिज का, एक फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लफ्ज़ जो मिशन है और इससे पहले बल्कि हाई एंड ओनली मिशन जो है कि एक आला तरीन और वाहद मकसद उनका क्या होना चाहिए। एक मुआलिज का वाहद मकसद जो है वो मरीज़ को ठीक करना है, उसको उसकी सेहत को बहाल करना है। ठीक है, और परमानेंटली उसको क्योर करना है। ठीक है, उसको आर्जी रिलीफ नहीं देना, उसको ऐसी मेडिसिन नहीं देनी जो कि मफरूज़ात के ऊपर कायम हो, जिनका इस्तेमाल जो है हम मुख्तलिफ़ मफरूज़ों के तहत करते हैं, बल्कि ऐसी मेडिसिन से उसका इलाज करना है जो कि अथेंटिक हो, जिनकी प्रूविंग की गई हो, जिनकी तस्दीक जो है वो बारहा हो चुकी हो, जिनको हम मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर इस्तेमाल करके उसका रिज़ल्ट ले सकते हों। अब एक तो ये है कि एक मुआलिज का एक ही मिशन होना चाहिए। ठीक है, उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसका मकसद शोहरत हासिल करना नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें एक मुआलिज के लिए भी ज़रूरी हैं, उसके ऊपर फैमिली का जो फ़राइज़ होते हैं वो भी होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसके रहने सहने के लिए। अगर एक मुआलिज फ़ाइनेंशियली रिलैक्स नहीं होगा तो वो मरीज़ों का इलाज सही तरह से नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए और इस फील्ड को इख्तियार करना, सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए इस फील्ड को इख्तियार करना, ये उसका मिशन नहीं है। उसका मिशन वाहद और आला मिशन जो है वो मरीज़ को सेहत देना है। अब एक और बात पे, अगली बात पे हम गौर करते हैं कि लफ्ज़ यहाँ मिशन इस्तेमाल किया है डॉक्टर हनीमैन ने। हालांकि वो डॉक्टर की ख्वाहिश भी कह सकते थे, उसका एम भी कह सकते थे, उसका मकसद भी कह सकते हैं, लेकिन मिशन कहना एक बहुत, इसके अंदर बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है। तो मिशन जो होता है ये ऐसा एक इरादा है, ऐसा एक एम है जिसके पीछे
इस मिशन को करने वाले, इस मिशन को मुकम्मल करने वाले आदमी का जो है वो मुसम्मम इरादा होता है। वो कहता है कि मैंने ये काम हर सूरत में करना है, ठीक है। जैसे आर्मी के अंदर जब किसी आर्मी ऑफिसर को कोई टारगेट दिया जाता है, कोई मिशन दिया जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि उसने ये काम हर सूरत करके आना है, जहाँ तक भी हो सके, जहाँ तक उसकी ताकत है, उसकी इवन के उसकी अगर जान भी जाती है तो वो अपना मिशन ज़रूर मुकम्मल करता है। तो इसी तरह एक मुआलज जो है उसका जो आला तरीन मिशन है, उसका जो सबसे पहला मिशन है वो ये होना चाहिए कि मरीज़ को उसने सिक्योर करना है, उसने सेहत की तरफ बहाल करना है और उन तरीक़ों के मुताबिक करना है जो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के अंदर बताए गए हैं, उन असूलों और उन कवानीन के तहत करना है जो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के अंदर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर हनीमन के ज़माने तक जो थेराप्यूटिक साइंस थी उसके अंदर कोई बुनियादी असूल वज़ा नहीं किया गया था, और इवन कि आज तक भी तिब के जो थेराप्यूटिक मेडिसिन है उनके अंदर कोई बुनियादी कानून नहीं है कि जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ये इत्तफाक़ राय के ऊपर सारा सिस्टम जो है वो कायम है। आज भी एलोपैथी के अंदर आप देख लें तो इसी तरह होता है कि इत्तफाक़ राय के ऊपर सारा निज़ाम चल रहा है। मर्ज़ की को डायग्नोज करना, फिर उसकी तशख़ीस करना, फिर उसकी मेडिसिन जो है वो इसी तरीके से दी जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि होम्योपैथी के जो फंडामेंटल लॉ हैं उनके मुताबिक उसने प्रैक्टिस करनी है एक मुआलिज ने, ठीक है ना। उसने अपनी मर्ज़ी से या ज़्यादा लोगों की जो राय है उसको सामने रख के इलाज नहीं करना, ठीक है। एक जो फंडामेंटल लॉ हैं उनकी पैरवी करते हुए उसने मरीज़ को सेहत देनी है। अब उसका मिशन आपको ये समझ आ गई है कि उसने जो काम करना है वो बड़ी डिवोशन के साथ करना है। उसने जो काम करना है और मेहनत जो करनी है, उसने जो सिम्पटम कलेक्ट करने हैं, मरीज़ को का इलाज जो करना है वो बताए हुए कवानीन के मुताबिक करे, होम्योपैथी के जो प्रूव्ड लॉ हैं उनके मुताबिक करे और मरीज़ को सेहत दे। उसके अंदर उसको लालच, तमा, शोहरत या सिर्फ उसका मकसद दौलत इकट्ठी करना ना हो, ये उसका मिशन होना चाहिए। अब उसने ठीक किसको करना है, ठीक है। इसमें एक बड़ा अहम लफ्ज़ है द सिक। यहाँ डॉक्टर हनीमन ये भी कह सकते थे कि एक जो फिजिशियन है उसको इलाज करना चाहिए एक मर्ज़ का, एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर का या एक मेलेडी का उसको इलाज करना चाहिए। ये नहीं कहा डॉक्टर साहब ने, किसी मर्ज़ का नाम नहीं लिया, बल्कि उसको हेल्थ की तरफ लेके जाना है। किसको लेके जाना है? मरीज़ को लेके जाना है, जो बंदा बीमार है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो समझने वाला है, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अक्सर औक़ात ये पूछते भी हैं हमसे कि मुआलज जो है, होम्योपैथ डॉक्टर ख़ास तौर पे जो है, उसने मर्ज़ का इलाज करना है या मरीज़ का इलाज करना है। तो मैं इस वीडियो में उनको बताना चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब डॉक्टर हनीमन ने बड़े अच्छे तरीके से पहले ही एफोरिज्म के अंदर दे दिया कि जब एक मुआलज जो है उसका मिशन क्या है। उसका मिशन ये होना चाहिए कि वो मरीज़ को ठीक करे, ठीक है, ना कि वो मुख्तलिफ़ मर्ज़ों के पीछे भागता फिरे जिसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ मफरूज़ात हैं, मुख्तलिफ़ हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। और ये ऐसे नज़रियात और क्या सराइयाँ हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। बस आज ये कहा जाता है कि ये मर्ज़ जो है ये फ़लाँ वायरस से स्टार्ट हुआ, फ़लाँ बैक्टीरिया इसकी वजह बनता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वही तहकीकात जो हैं उनके बिल्कुल अपोजिट एक रिसर्च आ जाती है कि नहीं नहीं ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये फ़लाँ बैक्टीरिया की वजह से हुआ, ठीक है। यानी मर्ज़ को डायग्नोज किया जाता है। यहाँ ये बहुत समझने वाली बात है कि एलोपैथी के अंदर मर्ज़ का इलाज किया जाता है, ठीक है, वहाँ मरीज़ का इलाज नहीं किया जाता, ठीक है।
इसीलिए हर मर्ज़ का इलाज करने के लिए एक अलहदा स्पेशलिस्ट जो मौजूद है। अगर किसी बंदे को हार्ट से मुतल्लिक़ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मर्ज़ उसको शो हो रहा है, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। अगर आइज़ का कोई मसला हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। गर्ज़ के हर आर्गन के लिए एक एक स्पेशलिस्ट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, और वो उन मर्ज़ों का इलाज करते हैं, बल्कि उस मरीज़ का इलाज नहीं करते। अगर उसके मरीज़ का इलाज करें तो फिर तो ये अलहदा स्पेशलिस्ट जो हैं वो होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर वो एज ए होल मरीज़ को देखते हैं तो ये हर डॉक्टर के पास आंखों के लिए किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। तो ऐसा ना होता, ठीक है ना, कि अगर वो एज ए होल जो है वो मरीज़ का इलाज करते। जबकि होम्योपैथी जो है वो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई मर्ज़ बॉडी के अंदर आता है, वो चाहे किसी भी आर्गन का हो, तो बेसिकली वो आर्गन जो है वो मर्ज़ में मुब्तला नहीं होता, बल्कि वो इंसान बीमार होता है जिसका वो आर्गन है, ठीक है ना। अब देखें, एक आदमी की आंखों में मोतिया उतर आया तो हम कहें कि ये सिर्फ आई स्पेशलिस्ट का काम है। बस मोतिया उतरना बज़ाहिर तो एक आर्गन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसका इलाज जब हमने करना है होम्योपैथिक हवाले से हमने करना है, तो हमने मरीज़ की मजमूई अलामत को देखना है, उसकी हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग को देखना है, उसकी हमने रहन सहन को देखना है, उसके जो तरीका तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसको भी हमने देखना है कि वो इंसान जो है, वो आदमी जो है जिसकी आँख बीमार हुई है, जिसका गुर्दा डिस्टर्ब हुआ है, जिसका मैदा ख़राब है, उसको हमने देखना है। ये बुनियादी फ़र्क है एलोपैथी में और होम्योपैथी में कि वहाँ हर आर्गन का टिश्यू चेंजेस जो होती हैं उनका इलाज अलग-अलग किया जाता है। अच्छा, कि यहाँ एक और मज़े की बात मुझे याद आ गई कि जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, जो विरासत के अंदर आती हैं। आप देखिए कि एक आदमी की फैमिली के अंदर टीबी का मर्ज़ आ रहा है, तो टीबी की इन्फेक्शन जो है वो तो उसके पेरेंट्स को हुई, ठीक है। अगर उस हवाले से भी देख लिया जाए, अगर उस बैक्टीरिया या वायरस को हम मर्ज़ की एक बुनियादी वजह भी तस्वर कर लें, तो वो तो उसके वालिदैन को ये मसला हुआ, ठीक है। लेकिन आगे वो बंदा जो है, वो बच्चा जो है, उसको वो मर्ज़ विरासत के अंदर मिल जाता है। तो इसको समझने के लिए कि वो आदमी जो है उसके अंदर टेंडेंसी आ गई है उसके पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर उसको टीबी नहीं होगी जो कि उसको पेरेंट्स को पहले थी। स्टार्ट के अंदर क्या होगा कि उस बच्चे का मजाज जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसको डरावने ख्वाब आएंगे, उसका जो जिस्म है, उसकी जो रूह है, उसकी जो वाइटल फोर्स है, वो सिम्टम जो हैं वो पकार कर हमें कह रहे होंगे, उसकी रूह जो है वो हमें पकार कर कह रही हो रही है, सिम्टम शो हो रहे हैं कि इस बंदे को कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। और वो सिम्टम जो होते हैं वो लैंग्वेज ऑफ नेचर में होते हैं, वो हमें तरगीब देते हैं, एक मुआलिज को तरगीब देते हैं कि वो इस मरीज़ की इन चीज़ों को समझे, ठीक है। उस वक़्त हम इग्नोर कर देते हैं उस वक़्त अगर हम उसका टीबी का टेस्ट करवाएं, उसका लंग्स के एक्सरे करवाएं, तो उसमें हमें टीबी के कोई शवाहद नहीं मिलेंगे। तो एक चेस्ट स्पेशलिस्ट जो है वो ये कह देगा कि इस बंदे को कोई मर्ज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर टीबी के मर्ज़ की इब्तिदा हो चुकी है, ठीक है। अगर इन सिम्टम्स को, इन अलामात को जो कि अर्ली स्टेज पे ज़ाहिर होती हैं, जो पैथोलॉजिकल चेंज से पहले आ रही होती हैं, जो हमें पकार कर ये कह रही होती हैं कि इस बंदे का इलाज होना चाहिए, इस बंदे को, ये बंदा बीमार हो रहा है, ठीक है। उसको जैसे मैंने अर्ज़ किया डरावने ख्वाब आएंगे, उसका मजाज चिड़चिड़ा होगा, उसको चंद चीज़ें ऐसी होंगी, सर्टन फूड उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, उसका थकन रहती होगी, उसको काम करने का उसका दिल नहीं करता होगा। तो ये वो बुनियादी अलामत हैं जो हमें एक आने वाले मर्ज़ की इंडिकेशन दे रही हैं कि इस बंदे को ज़माना कदीम के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो उस वक्त तो अगर हम उसका लेबॉरेटरी टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा और स्पेशलिस्ट कहेंगे कि जी इस बंदे को कुछ नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सिम्टम जो हैं वो दबते जाएंगे और वो जब उनकी आवाज़ हम नहीं सुनेंगे, जब हम उन सिम्टम्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो दबते जाएंगे, वो स्टेज चेंज होती जाएगी। फिर क्या होगा कि फिर उस बच्चे के अंदर टिश्यू चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। उसको टीबी हो सकती है, उसको गुर्दों का मसला हो सकता है, उसको किसी और आर्गन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है कि हमने जो इलाज करना है वो हमने मर्ज़ का नहीं करना, उस सिक मैन का इलाज करना है, उस सिक पर्सन का इलाज करना है जो बीमार है। ठीक है ना। तो इस मौजू के ऊपर डॉक्टर कैंट ने तो एक पूरा चैप्टर बांधा है, द सिक उसका उन्होंने हेडिंग दिया है कि बीमार जो होता है वो मरीज़ होता है। ठीक है ना। जैसे आप एक घर के अंदर रहते हैं, एक घर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक इंसान रहता है। वो घर इंसान नहीं है, उसका फर्नीचर, उसका टेबल, उसकी लाइट्स, उसके दरवाजे, उसकी छत, ये इंसान नहीं है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो घर की, जो घर को कंस्ट्रक्ट करती हैं, जो एक घर बनाती हैं, एक ढांचे का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वो उसके रहने वाला आदमी नहीं है। वो घर जो है उसको आप वो सिक मैन नहीं कह सकते। इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो एक इंसान के जो जिसको इनर मैन हम कहते हैं, जो अंदर का इंसान है, उसके रहने के लिए एक मस्कन है, एक जगह है। ये हाथ, पाँव, लंग्स, किडनी, ये आप उस घर के फर्नीचर की तरह इसको समझ लें, उस घर के बाकी आर्गन चीज़ों की तरह इनको समझ लें। तो जैसे ही अभी इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक आदमी जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके साथ एक तंदुरुस्त आदमी जो है आप उसको लटा देते हैं, तो हम देखते हैं कि जहाँ तक उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का तल्लक है वो तो दोनों के सेम लगता है। ठीक है ना जी। गुर्दे उसके अंदर भी हैं, उसके भी हैं, लंग्स उसका भी है, उसका भी है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो उसकी बॉडी से निकल गई है तो आदमी मुर्दा हो गया। ठीक है। तो ये जो वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना जी, वो इसमें ज़ाहिर किया गया है, इस एफोरिज्म के अंदर बताया गया है कि बुनियादी तौर पे जो वाइटल फोर्स है उसका बीमार होने को हम मर्ज़ कहेंगे, उसके बीमार होने को हम ये कहेंगे कि ये आदमी बीमार हो गया। फिजियोलॉजी के अंदर इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता। जब हम नॉर्मल हालत के अंदर किसी आर्गन के फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर वाइटल फोर्स को एलोपैथी के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। इसलिए ये कन्फ्यूजन होती है कि, और डॉक्टर हनीमैन ने इसीलिए यहाँ मर्ज़ का नाम नहीं लिया, किसी मर्ज़ का नाम नहीं लिया, और डॉक्टर का ये मिशन नहीं बताया कि उसने मर्ज़ को ठीक करना है, उसने उस सिक मैन को ठीक करना है, उसने इलाज उस बीमार का करना है, वो जो आदमी बीमार है उसका इलाज करना है। ठीक है ना। अब कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट जो है वो बेशुमार अलामत बता रहा होता है कि जी मुझे डर आता है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको कहते हैं जी आप लेबॉरेटरी टेस्ट कराओ। ठीक है ना जी। उसका हार्ट का टेस्ट भी हो जाता है, गुर्दों का टेस्ट भी हो जाता है, और उसके लंग्स के टेस्ट भी हो जाते हैं। जब रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल होती हैं तो मुआलिज कहते हैं जी आपको तो है ही कुछ नहीं। भाई अगर उसको है कुछ नहीं तो मरीज़ ये उसके अंदर ये सिम्टम क्यों है, वो ये अलामत क्यों फील करता है। ठीक है ना। तो ये बात है समझने वाली कि अगर कुछ नहीं है तो मरीज़ सिम्टम क्यों फील करता है। ठीक है। और होता क्या है कि जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो उसकी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर जो तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मर्ज़ जो है जब प्रोग्रेस कर जाता है, जब वो बाज़ का ऐसा होता है कि वो मर्ज़ खुदा न खासा कैंसर है उसको, तो वो ऐसी स्टेज पे जाके डायग्नोज होता है कि जबकि वो लाइलाज हो चुका होता है। ठीक है। अगर उनके सिम्टम्स को अर्ली स्टेज के ऊपर चेक कर लिया जाए, अगर उनके सिम्टम्स को अर्ली स्टेज के ऊपर उसकी जो अलामत जो हमें उसकी जो वाइटल फोर्स हमें पुकार के कह रही होती है, अगर उसको सुन लिया जाए, अगर उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो मरीज़ कैंसर के मर्ज़ से बच सकता है। ठीक है। इसी तरह मरूसी मर्ज़ का मरीज़ जो है जिसको वो मर्ज़ डेवलप होना था
कुछ अरसे के बाद उसकी बॉडी के अंदर टिश्यू चेंजेस आ रही हैं, अगर उनको अर्ली स्टेज पे चेक कर लिया जाए तो वो मरीज़ ठीक हो सकता है। आगे उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योर का। अब मुआलज का जो आला तरीन मकसद है वो मर्ज़ को पैलिएट करना नहीं है, वो उसको दबाना नहीं है, उसका इलाज करना है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक मर्ज़ जो है, फ़र्ज़ करें मैं शुगर की मिसाल देता हूँ, तो शुगर के मरीज़ का जब इब्तदाई स्टेज के ऊपर उसके कुछ सिम्पटम आते हैं, उसमें शो होते हैं, वो बंदा टेंस रह रहा है, उसका रहने सहने का माहौल ठीक नहीं है, या जेनेटिकली उसकी जीन्स के अंदर ये मर्ज़ जो है वो आ रहा है, तो ऐसा मरीज़ अगर इब्तदाई सिम्पटम जो हैं उसको हम चेक कर लें, उसका इलाज करें, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि वो मरीज़ इस मर्ज़ से बच सकता है। लेकिन होता ये है कि उसकी 30-40 साल तक उसकी जो इब्तदाई सिम्पटम होते हैं उसको सप्रेस किया जाता है, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ उसका इलाज किया जाता है, और एट दी एंड वो बंदा जो है वो शुगर का मरीज़ हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन जो हैं, या उसको डायरेक्ट इंसुलिन जो है वो देकर तो उसके मर्ज़ को पैलिएट किया जाता है, वो इलाज नहीं है, ठीक है ना। मरीज़ को अगर 40 साल की उम्र के अंदर उसको शुगर डिटेक्ट हुई है और वो बंदा अगर 100 साल तक ज़िंदा रहता है तो अगले 50-60 साल तक उसने मेडिसिन लेनी है, ठीक है ना। तो ये इलाज नहीं है। डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि आपने मरीज़ को क्योर करना है, इस एम के साथ, इस मिशन के साथ आपने ट्रीटमेंट देना है कि वो मरीज़ जो है वो शफायाबी की तरफ जाए, उसका मर्ज़ जो है वो ठीक हो, ठीक है ना। तो इसी तरह और बहुत सारे अमराज़ की मिसाल दी जा सकती है जिनको, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे और इस तरह के अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ सेडेटिव मेडिसिन और सुकून आवर मेडिसिन और स्टेरॉइड्स दे के उस मर्ज़ को दबाया जाता है, उसको क्योर नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो ये इस एफोरिज़म के मुताबिक जो है, और जो क्योर भी आपने करना है, जो आपने इलाज भी करना है, वो उन असूलों के मुताबिक करना है जो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के अंदर बताए गए हैं या होम्योपैथिक के फंडामेंटल लॉ हैं, उन लॉज को सामने रखते हुए आपने मरीज़ का इलाज करना है। तो नाज़रीन, इस एफोरिज़म में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि मुआलज जो है, मुआलज डॉक्टर हनीमैन ने जो लफ्ज़ फिजिशियन इस्तेमाल किया है उसमें ये सिर्फ होम्योपैथ डॉक्टर के, अगर देखें ना, अगर उन्होंने सिर्फ होम्योपैथ डॉक्टरों को मुखातब करना होता तो वो वहाँ लफ्ज़ होम्योपैथ इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ फिजिशियन इस्तेमाल किया है जो कि हर पैथी के अंदर इस्तेमाल होता है। और ये सभी मुआलजीन का ये तरीका होना चाहिए कि वो एक एम के साथ और एक डिवोशन के साथ मरीज़ का इलाज करें, और उसमें मर्ज़ को पे फोकस ना करें, किसी एक आर्गन को फोकस ना करें, बल्कि उस मरीज़ का इलाज करें जो कि बीमार है। अब देखिए, एक और बात यहाँ आप समझ लें कि एक आदमी जो है वो कहता है जी मेरे लंग्स के अंदर मुझे ये मसला है, मेरे गुर्दों में पथरी हो गई है, मेरा जिगर ख़राब है, और वो लफ्ज़ जब मेरा इस्तेमाल करता है कि मेरा जिगर डिस्टर्ब है, मेरे गुर्दे डिस्टर्ब हैं, मेरे लंग्स के अंदर ये मसला है, तो वो आदमी कहाँ है? फेफड़े जो हैं वो आदमी नहीं है, वो उसकी बॉडी का एक हिस्सा है जिसके अंदर वो इंसान रह रहा है। ये बहुत बुनियादी बात है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप एक सच्चे होम्योपैथ की तरह इलाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब तक आप वाइटल फोर्स के तस्वर को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप होम्योपैथिक इलाज नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, इसके अंदर डॉक्टर हनीमैन ने एक मुआलज का जो मिशन है, जो उसका एक अमल है, उसने किस तरह करना है, जो उसका इरादा है वो बता दिया है। फिर इलाज किसका करना है ये चीज़ भी इसमें उसने क्लियर कर दी। तो उसको सेहत की तरफ लेके आना है, उसकी सेहत को बहाल करना है, क्योर करना है। और क्योर जो है वो किस तरह होना चाहिए? फंडामेंटल लॉज के मुताबिक होना चाहिए, और वो जो क्योर है वो टेम्परेरी ना हो, ठीक है ना।
वो परमानेंट क्योर हो, जो कि उसको उस आदमी को बहाल करे। उसकी ये नहीं कि आप एक आर्गन को ठीक करते करते बाकी आर्गन भी जो हैं उसके वो डिस्टर्ब कर दें। तो नाज़रीन, ये था एफोरिज़म आर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज़म 1। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आर्गेनन का जो एफोरिज़म 2 है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे तो आप नेक्स्ट एफोरिज़म जो है उसको आप फॉलो कर पाएंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। अस्सलाम वालेकुम।